हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है, बहुत बड़ी चीजें हैं और मतलब थोड़ा आसान इसे इसकी फीलिंग भी नहीं आती है। तो आज जो है हम एंट्रोपी पे डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी क्या चीज है और कहां से आई। उससे पहले थोड़ा सा मैं ये डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिमिटेशंस। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये तो बताता है कि भाई कोई प्रोसेस यदि हो रहा है तो उस पर कितना एनर्जी चेंज होगा, लेकिन वो अपने आप होगा या नहीं होगा इस बारे में कुछ नहीं बताता है। वो अपने आप होगा या नहीं होगा इसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो है कोई भी प्रोसेस, उसका क्या क्राइटेरिया है क्या नहीं क्राइटेरिया। जैसे पेन है, इस पेन को हम छोड़ दें तो ये जमीन पर अपने आप गिर जाएगा, लेकिन यदि हमारे को इसको उठाना पड़े तो ऊपर लाने के लिए वापस में हमें लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी। जब भी हम एनर्जी देनी बंद कर देंगे ये प्रोसेस रुक जाएगा आपका। तो स्पॉन्टेनियस जो है प्रोसेस है कि नहीं है, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ये साइंटिस्टों ने सोचना शुरू किया। तो जैसे हमने देखा बहुत सारी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं वो आपकी स्पॉन्टेनियस होती हैं। ठीक है, तो जनरली हमने क्या फाइंड किया, तो आपकी जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं ये हमने चीज ऑब्जर्व करी। तो आपका जैसे हम लोग घर में गैस जलाते हैं, वो आपका अपने आप में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, और आपका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वो उनको भी रख लेते हैं जिनमें हमारे को एक बार इनिशिएशन देना पड़ता है, स्टार्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो आपका ऑटोमेटिक चलते हैं। और नॉन स्पॉन्टेनियस में उन प्रोसेस को रखते हैं जिसमें आपको लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी या कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स होगी, उसके हटाते हुए प्रोसेस रुक जाएगा। तो आपके कुछ ऐसे भी प्रोसेस देखे गए जो एंडोथर्मिक थे, ठीक है, बट दे आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एंडोथर्मिक होते हुए भी प्रोसेस जो थे आपके स्पॉन्टेनियस रहे। जैसे आपका मेल्टिंग ऑफ आइस, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस ऐसे थे कि जिसमें आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक थी लेकिन फिर भी वो आपके स्पॉन्टेनियस थे। तो स्पॉन्टेनियस के लिए मतलब क्राइटेरिया जो ये आपकी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, जिसको आप डेल्टा एच की टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और आपका ये जो फैक्टर है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को भी स्पॉन्टेनियस बना दिया गया। ठीक है, यहां पर डेल्टा एच वैल्यू क्या थी, नेगेटिव थी एक्सोथर्मिक के लिए, लेकिन यहां पर तो डेल्टा एच की पॉजिटिव थी, बट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, यानी कोई और फैक्टर भी काम कर रहा होगा। और इन प्रोसेसेस में देखें कि भाई यदि मेल्टिंग ऑफ आइस जो है, आपकी बर्फ जो है वो वाटर में बन रही है, तो रेंडमनेस बढ़ रही है कि घट रही है, रेंडमनेस बढ़ रही है। ठीक है, आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर में लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो यानी ऑर्डर स्ट्रक्चर घट रहा है। तो साइंटिस्टों ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करे और उन्होंने ये जो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ दिए हैं, ये बहुत साइंटिस्टों के ऑब्जर्वेशन से और अनुभव से आए हैं, उनके कोई एक्सेप्शंस भी नहीं। तो आपका जब साइंटिस्टों को ये जो है एहसास होने लगा कि कोई और भी फैक्टर है, अब उस फैक्टर को हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तो सोचने लगे। तो ये जो फैक्टर है इसमें आप देख रहे हो कि रैंडमनेस बढ़ रही है। इसको आप एक एग्जांपल और भी समझ सकते हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ताश के पत्ते हैं और उसकी गड्डी को आप उछाल लेते हैं। जब ताश के पत्तों की गड्डी आपने उछाल दी, ठीक है, और वो गड्डी जो थी बिल्कुल नई थी और एक बिल्कुल सीक्वेंस में लगी हुई थी, तो यदि हम उसको फिर से रीअरेंज करें, सब उठा के पत्ते इकट्ठे करने शुरू करें, तो इस बात की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है कि वो उसी ऑर्डर में आ जाए।
बल्कि इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो एट रैंडम डिसऑर्डर्स के फॉर्म में आए। ठीक है ना, पहले वो 1 2 3 की सिस्टम में थे, अब वो किसी और सिस्टम में आने लगे, उस बातों की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यानी कोई भी जो सिस्टम होता है वो अपनी डिसऑर्डर को बढ़ाता है। ठीक है, उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि मैं डिसऑर्डर की तरफ बढ़ूं। ऑर्डर हमें पसंद नहीं होता, क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से टीचर बैठा देता है, पढ़ाना शुरू करता है, तुम्हें बहुत कष्ट महसूस होता है। ठीक है ना, और डिसऑर्डर जो होती है, स्कूल से छुट्टी बहुत अच्छी लगती है और तुरंत ही अपने फॉर्म में आ जाते हो आप। ऑर्डर बैठाने के लिए आपको उसको कितना प्रेशर लगाना पड़ता है, और उसका प्रेशर हट जाए तो तुम सारे फटाफट डिसऑर्डर हो जाते हो बहुत जल्दी। तो एवरी सिस्टम हैज टेंडेंसी कि वो आपका डिसऑर्डर की तरफ जाएगा। तो इस डिसऑर्डर के लिए साइंटिस्टों ने थोड़ा सा सोचना शुरू करा। पहले जो है कार्नोट साइकिल से भी इसकी कंसेप्ट निकली एंट्रोपी की, और आपकी यहां से आपकी फिजिकल प्रोसेसेस से भी जो है इसकी कंसेप्ट हम लोगों ने निकाला। सो जैसे हम लोगों ने कार्नोट साइकिल में पढ़ा था, ये आपका प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये आपका ए स्टेज है, इससे हम बी पे आए, बी से सी पे आए, सी से फिर डी पे गए, डी से फिर डी पे गए। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ए बी जो है आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। बीसी आपका एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। और जो सी ये है आपका, दैट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन है। ठीक है, और डीए आपका जो है एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। ठीक है, तो आपका जो है इसमें हमने इफिशियंसी जो ईटा होती है, इफिशियंसी दैट इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ओवर T2। ठीक है, यहां स्टार्टिंग का टेम्परेचर T2 है, ठीक, और जो है T1 आपका यहां पर है इन कंडीशंस पे, और ये आपका यहां भी T2 होगा, आइसोथर्मल है। तो आपका जो इफिशियंसी का हमारा ये फार्मूला है, और Q2 हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम है, Q2 Q1 आपकी हीट रिलीज बाय द सिस्टम है। ठीक है, T2 आपका इनिशियल टेम्परेचर ऑफ सोर्स है, और T1 आपका जो है टेम्परेचर ऑफ सिंक है। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू W ओवर Q2 भी हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एफिशिएंसी का फार्मूला होता है। ठीक है, आपकी जो रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल है, तो एफिशिएंसी आपकी मैक्सिमम 1 हो सकती है, मतलब हम ये मान सकते हैं एफिशिएंसी वुड बी मैक्सिमम 1। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, हमेशा क्या होता है, एफिशिएंसी लेस देन 1 ही होती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी जब आपकी लेस देन 1 है, तो आपका जो ये है, आपने ये टर्म्स रखी है कि Q2 माइनस Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ओवर T2। ठीक है, ये आपने कार्नोट साइकिल से चीजें निकाली। ठीक है,
जिसको हम इफिशियंसी कहते हैं, और इफिशियंसी पर भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका कार्नोट साइकिल का अलग है वीडियो, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ये है, इसमें आपने ये करना है 1 माइनस Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 ओवर T2। ठीक है, तो 1 से 1 आपका कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका क्या रिलेशन आ जाएगा, Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2। ठीक है, तो अब जो है आपका ये बन जाएगा कि मतलब Q अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट K। ठीक है, और ये भी एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा देखा गया Q अपॉन T अपने आप में क्या है, स्टेट फंक्शन है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है कार्नोट साइकिल से हम सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, इसको आगे चलकर फिर हम एंट्रोपी चेंज के रूप में डिफाइन करेंगे। तो आपका ये एक स्टेट फंक्शन है और इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ये सारे ऑब्जर्वेशन हम कार्नोट साइकिल से भी निकाल लेते हैं और ये प्रैक्टिकली भी प्रूव होते हैं। सो जो हमने अभी कार्नोट साइकिल देखा था, उस कार्नोट साइकिल को हम बहुत सारे रिवर्सिबल छोटे 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 कार्नोट साइकिल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका हमने डायग्राम बनाया। तो आपने भी जो करा था कि Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2। ठीक है, अब इसको हम नेगेटिव साइन दे देते हैं, क्योंकि यहां पर जो था नेगेटिव साइन दे देते हैं कि यहां पर Q1 क्या था, हीट रिलीज बाय द सिस्टम थी। तो ये Q1 माइनस T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2। इसको इधर ले जाने प्लस हो जाएगी, तो Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपके और भी स्टेप्स होते चलते हैं। तो यह आपका सिग्मा Q अपॉन T इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो यदि आप इन सब कार्नोट साइकिल्स में ये चीज अप्लाई कर लेते हैं और एक आप कंसीडर कर लेते हैं, ए से बी पाथ पे गए। ठीक है, ये पाथ फर्स्ट है आपका, ए से बी पर जाना, अब बी से ए पे आना पाथ सेकंड है। ठीक, तो इसमें जो आपका चेंज हुआ, ठीक, तो दैट इज क्या नाम की Q dQ बाय T। ठीक है, A टू B, ठीक, इज इक्वल प्लस dQ बाय T B टू A, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको उधर ले जाते माइनस हो जाएगा आपका dQ बाय T, A से B के ले गए, दैट इज इक्वल टू माइनस आपका यह आ जाएगा B टू A dQ बाय T। ठीक है, तो इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं, तो ये इसी के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका स्टेट फंक्शन है, ये इस पर डिपेंड, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, यदि आपका साइक्लिक प्रोसेस में है तो इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपका एंट्रोपी चेंज है, ये आपका अपने आप में स्टेट फंक्शन है। तो ये जो स्टेट फंक्शन है आपका, ये इससे प्रूव हो जाता है। अब ये आपका जो है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट प्ले करता है। तो यानी कि आप यदि A टू B निकालें, डेल्टा एस, ठीक है, A टू B चेंज, तो वो क्या होगा, SB माइनस SA। ठीक है, तो ये आपका एंट्रोपी चेंज होगा। तो एंट्रोपी चेंज जो होता है नॉर्मली, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए Q रिवर्सिबल बाय T। ठीक है, ये आपका फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। तो आपका जो एंट्रोपी चेंज है, ये आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एक्सटेंसिव को आपका
इंटेंसिव बनाने के लिए क्या करें, हम इसे पर मोल कर दें। तो जो आपका एंट्रोपी नॉर्मली हम जो है Q रिवर्सिबल बाय T फॉर 1 मोल कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका एंट्रोपी चेंज होगा वो आपका, और उसकी जो यूनिट होगी दैट इज जूल पर केल्विन पर मोल है। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि एंट्रोपी चेंज जब भी आपको यूनिट जूल पर केल्विन पर मोल दिखाई दे तो ये आपका 1 मोल के रेस्पेक्ट में। सो अब जो है हम एंट्रोपी चेंज के फार्मूलास वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका डेल्टा एस इज इक्वल टू हमने पढ़ा था Q रिवर्सिबल बाय T, ठीक है। तो आपका जो Q रिवर्सिबल बाय T है, इसमें आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि आपका डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q माइनस Q प्लस W, ठीक है। और W इज इक्वल टू होता है माइनस P एक्सटर्नल dV का इंटीग्रेशन। अब यदि हम ये स्मॉल चेंज लें तो ds इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T, ठीक है। तो जो है इसको हमने स्मॉल चेंज मान लिया। और बिग चेंज के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होगा या नहीं होगा इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। यदि कांस्टेंट है तो ऊपर का फार्मूला वैलिड है, यदि आपका टेम्परेचर वेरिएबल हो गया तब क्या होगा। तो उसके लिए आपको जो है स्मॉल चेंज के लिए तो आप इसको T को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू क्या है आपका डेल्टा एस। और आप जो है ये जानते हैं कि भाई ऐसे ही कि आपका dq du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका q dq माइनस p एक्सटर्नल dv, ठीक है। तो इसको जब ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका du प्लस p एक्सटर्नल dv, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आपका du प्लस p एक्सटर्नल dv का बाय T का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसको जो है हम अलग अलग स्टेप्स में तोड़ लेते हैं। क्या बनेगा, du ओवर T का इंटीग्रेशन प्लस P एक्सटर्नल dv का बाय T का इंटीग्रेशन, ठीक। आप जानते हैं कि भाई आपका जो है PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT, और ये एक्सटर्नल प्रेशर P गैस के बराबर ही होगा nRT बाय V, ठीक। और du इज इक्वल टू क्या होता है आपका nCV dt, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहां पुट कर दें। ds का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू nCV dt बाय T का इंटीग्रेशन प्लस P एक्सटर्नल की जगह nRT बाय T इंटू V और dV का इंटीग्रेशन। तो यहां जो आपका T से T कैंसिल, और यहां पर आपका इसका इंटीग्रेशन n और C भी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे आपके। तो ये क्या बन जाएगा लॉग बेस E, तो nCV लॉग बेस E T2 ओवर T1 प्लस आपका ये क्या बन जाएगा आपका nR लॉग बेस E V2 ओवर V1, ठीक है। ये आपका डेल्टा एस का फॉर्मूला है जिसका आप यूज करेंगे। ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि भाई मान लीजिए चलिए टेम्परेचर T1 T2 दे रखे, प्रेशर दे दिए जाए P1 P2, फिर क्या करेंगे हम इस फार्मूले में। तो अब उसके लिए हम आगे इस फार्मूले में हम लोग जो है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। तो आप जो हो यहां पर Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R रख लें पुट कर लें। दूसरा हम लोग ये जानते हैं कि भाई कोई गैस है जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ मोल्स N है, R T1 टेम्परेचर है, और ये P2 आपका V2 इज इक्वल टू nR T2। ये आपकी फर्स्ट मान ली, ये सेकंड मान ली।
तो आपकी सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर दें तो V2 और V1, ठीक है, ये आपके NR से NR कैंसिल हो जाने हैं और इजिकल्स टू क्या आ जाएगा आपका T2 ओवर T1 इंटू P1 ओवर P2, ठीक है। तो V2 और V1 की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, CP ओवर CV की वैल्यू CP माइनस R यहां पर पुट कर देते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा डेल्टा S इजिकल्स टू N CP माइनस R लॉग बेस E T2 ओवर T1 प्लस NR लॉग बेस E आपका T2 ओवर T1 इंटू T1 ओवर T2 आ गया, ठीक है। तो जो माइनस के लॉग हैं उनको अलग से लिख लेते हैं, प्लस के जो लॉग हैं उनको अलग से लिख लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू N CP लॉग बेस E T2 ओवर T1 माइनस NR लॉग बेस E T2 ओवर T1 प्लस आपका NR लॉग बेस E T2 ओवर T1 प्लस NR लॉग बेस E T1 ओवर P2, ठीक है। तो आपका ये माइनस से प्लस ये कैंसिल, तो फार्मूला तैयार होगा डेल्टा S इज इक्वल टू आपका NCP लॉग बेस E T2 ओवर T1 प्लस आपका NR लॉग बेस E T1 ओवर P2। तो ये आपका जो है फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम आगे फिर जो है आइसोथर्मल, आपके आइसोबारिक और आइसोकोरिक जो प्रोसेसेस है उसमें एंट्रोपी चेंज क्या हुआ उनको भी डिराइव करें। सो यदि हम आपका एंट्रोपी चेंज निकालें फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका T1 इज इक्वल टू T2 इसमें, तो ये आपका क्या जाएगा log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपका बन जाएगा NCP log बेस E T1 ओवर P2 NR सॉरी NR log P1 ओवर P2। यहां पर इस फार्मूले में रख ले तो ये बन जाएगा NR log बेस E P2 ओवर P2। और यदि आप आइसोबारिक ले लें फॉर आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में ये आपका 0 हो जाएगा यानी P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा। तो डेल्टा S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका NCP लॉग बेस E T2 ओवर T1। फॉर आपका आइसोकोरिक में V1 इज इक्वल टू V2 रख लेंगे हम, ठीक है। तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा डेल्टा S इज इक्वल टू NCV लॉग बेस E T2 ओवर T। तो ये जो फार्मूले हैं हमारे को क्वेश्चंस वगैरह में डायरेक्टली यूज करने होंगे। तो जो है हमारे को एंट्रोपी चेंज के बारे में डिस्कस करना है फेज चेंज के अंदर। जैसे सॉलिड से आपका लिक्विड बनता है, आपका जो है लिक्विड का इवेपोरेशन होता है, गैस बनता है, और आपका सब्लिमेशन होता है या बॉइलिंग भी हो सकता है। तो जैसे आपका मेल्टिंग है, ठीक है, तो मेल्टिंग के केस में क्या होगा आपका डेल्टा S इज इक्वल टू आपका डेल्टा H मेल्टिंग ओवर T मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में जैसे बर्फ से आपका आइस बन रही होती है तो उस समय जो होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब यदि हम आपका इवेपोरेशन की बात करें तो डेल्टा S आपका इवेपोरेशन, इसको आप मेल्टिंग भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में इसके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर, जो इवेपोरेशन पर टेम्परेचर। ऐसे सब्लिमेशन में आपका डेल्टा S सब्लिमेशन
इज इक्वल टू डेल्टा एच आपका सब्लिमेशन डिवाइड बाय टेम्परेचर। इन सब फॉर्मूलोज का हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में यूज करेंगे। ठीक है, फेज चेंज में ये सब एंट्रोपी के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं कि जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस और एंट्रोपी है। एंट्रोपी इट इज अ मेजर ऑफ अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। आपका एंट्रोपी ऑफ गैस इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एंड एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। टेम्परेचर इंक्रीजेस, एंट्रोपी इंक्रीजेस। फॉर आइडियल गैस temperature is constant, volume increases, entropy increases. At constant temperature for an ideal gas, pressure decreases, entropy increases. As atomicity increases, आपका जो है हीलियम एंट्रोपी जो है एटॉमिसिटी बढ़ने पर इंक्रीज होती जाती है। ये नॉर्मली बच्चों को ऐसा लगता है कि पॉइंट यार कि भाई जैसे जैसे बड़ी चीज होती जा रही है एंट्रोपी क्यों डिक्रीज होती जा रही है। भाई एक क्लास है जिसमें मान लीजिए 5-10 स्टूडेंट्स हैं तो हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा, तुम लोग ही जो रैंडमनेस है वो कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे और हमारा कंट्रोल कम होता चलेगा, बाहर के पीछे के स्टूडेंटों पर भी कम होता चला जाएगा। तो आपका जो है एटॉमिसिटी इंक्रीज करने पर एंट्रोपी इंक्रीज करती है, मोलर मास इंक्रीज करने पर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। डायमंड की एंट्रोपी जो होती है वो ग्रेफाइट से कम होती है। क्यों? क्योंकि डायमंड में जो आपका स्ट्रक्चर जो होता है वो मोर अरेंज्ड होता है। जहां भी मोर अरेंज होगी चीजें वहां पे एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, उसमें डायमंड में आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने होते हैं। इसमें sp2 होता है, प्लानर होते हैं और जो एटम मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से वंडरवल वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं। तो इसलिए ग्रेफाइट की एंट्रोपी हमेशा ध्यान रखिएगा डायमंड से कम। सो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपका यदि डेल्टा एनजी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। डेल्टा एनजी की वैल्यू आपकी 0 है तो एंट्रोपी में भी इंक्रीज में भी डिक्रीज। डेल्टा एनजी मतलब आपका सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जो आपका ये है प्रोसेस, इसमें आपका डेल्टा एनजी वैल्यू कितनी है 1, तो आपका जो है पॉजिटिव है तो इसमें आपकी डेल्टा एस इंक्रीज करेगी। इसमें आपकी डेल्टा एनजी वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, तो आपका एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। इसमें आपका डेल्टा एनजी वैल्यू 0 है तो आपका we cannot say about delta S, can't predict। आपका जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड चेंजेस टू गैस, तो आपका क्या होगा? डेल्टा एस इंक्रीज। वेपराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड चेंजेस टू गैस, डेल्टा एस इंक्रीज। लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस में गैस चेंजेस टू लिक्विड, डेल्टा एस डिक्रीज।